हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स में दो चैप्टर्स का रिवीजन। एक है अल्टरनेट मिनिमम टैक्स और दूसरा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं एएमटी चैप्टर अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। इस चैप्टर का पहला सेक्शन है सेक्शन 115 जेसी। ये सेक्शन क्या बोलता है? ये सेक्शन बोलता है नॉन कंपनी एसएससी को अपना टैक्स दो तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा और दोनों तरीके से जो टैक्स कैलकुलेट हुआ उसमें से पे क्या करना होगा, उन दोनों में से जो हायर है। तो दो तरीके से टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है समझते हैं। नॉन कंपनी एसएससी पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो पहले नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो नॉर्मल टैक्स बन रहा है उसको हम बोलते हैं रेगुलर टैक्स। वहां पर हम नॉर्मल प्रोविजंस अप्लाई कर ले, फिर हम कैलकुलेशन करें एएमटी के टैक्स की और एएमटी का टैक्स एडजस्टेड टोटल इनकम पर कंप्यूट होगा। और रेगुलर टैक्स आ गया हमारे पास, एएमटी का टैक्स आ गया और इसमें से पे क्या करना है, विच एवर इज हायर, इन दोनों में से जो भी ज्यादा है। ठीक है, अब एक बात सुनिए, एएमटी के प्रोविजंस रेगुलर टैक्स रेजिम में ही एप्लीकेबल होंगे, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसलिए चैप्टर के स्टार्ट में मैंने लिख दिया है कि एएमटी के प्रोविजंस रेगुलर टैक्स रेजिम में ही एप्लीकेबल होते हैं। फिर बात करते हैं हम ये एएमटी वाला टैक्स कैसे कंप्यूट करें अंडर सेक्शन 115 जेसी। ये हम कैसे कंप्यूट करें? एडजस्टेड टोटल इनकम का 18.5% एएमटी का टैक्स कैलकुलेट होगा। तो एडजस्टेड टोटल इनकम निकालनी पड़ेगी, उसका 18.5% एएमटी का टैक्स बनेगा। लेकिन अगर एसएससी कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो 18.5% की जगह 15% हो जाएगा एएमटी का टैक्स। फिर अब इसमें हम सरचार्ज भी ऐड करेंगे, बेसिक टैक्स पर सरचार्ज भी लगेगा। हम सरचार्ज की बातें ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। बट सरचार्ज के लिए हम यहां पर टोटल इनकम के बजाय एडजस्टेड टोटल इनकम देखेंगे कि एडजस्टेड टोटल इनकम 50 लाख को एक्सीड हुई या 1 करोड़ को एक्सीड हुई या 2 करोड़ को एक्सीड हुई या 5 करोड़ को एक्सीड हुई। तो टोटल इनकम के बजाय हम एडजस्टेड टोटल इनकम देखेंगे सरचार्ज ऐड करने के लिए। तो 18.5% तो बेसिक एएमटी का टैक्स है, इसमें सरचार्ज भी ऐड हो जाएगा। और अगर एमआरएस मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज अवेलेबल है तो लेस हो जाएगी, ठीक है। फिर बेसिक टैक्स प्लस नेट सरचार्ज आ जाएगा, इसमें 4% हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी ऐड कर देंगे बेसिक टैक्स प्लस नेट सरचार्ज का। तो हमारा एएमटी का टोटल टैक्स आ जाएगा अंडर सेक्शन 115 जेसी में। अब एएमटी की कैलकुलेशन कैसे होगी समझते हैं। एएमटी की कैलकुलेशन होगी, हम नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से जो भी टोटल इनकम आई है वो हम ले लेंगे इस चैप्टर का इफेक्ट दिए बगैर। जो भी नॉर्मल प्रोविजंस में हमारी टोटल इनकम आई है वो हम ले लेंगे, उसमें हम 3 डिडक्शंस ऐड बैक कर देंगे, ठीक है। तो अगर एसएससी ने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किए हैं अंडर हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A, तो हेडिंग सी ऑफ चैप्टर 6A में जो इनकम रिलेटेड डिडक्शन अगर एसएससी ने क्लेम किया, जैसे वो 80IA 80IB वाले, ठीक है, 80TTA 80TTB नहीं, ठीक है। तो अगर हेडिंग सी वाले इनकम रिलेटेड डिडक्शन अगर एसएससी ने क्लेम किए हैं तो वो एड बैक हो जाएंगे एडजस्टेड टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए। फिर लेकिन एटीपी का डिडक्शन लेस नहीं होगा, नहीं एड बैक नहीं होगा, एटीपी का डिडक्शन एड बैक नहीं होगा। एटीपी का डिडक्शन कोऑपरेटिव सोसाइटी को मिलता है, ठीक है, वो एड बैक नहीं होगा। इसके अलावा जितने भी इनकम रिलेटेड डिडक्शन है वो एड बैक हो जाएंगे। फिर समझते हैं हम जो 10AA का डिडक्शन है सेज यूनिट को जो मिलता है वो भी एड बैक हो जाएगा और 35AD वाला जो डिडक्शन है वो भी एड बैक हो जाएगा। कुल मिलाकर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये 3 डिडक्शन एएमटी के प्रोविजंस में डिसअलाउ हो जाते हैं, एड बैक कर दिए जाते हैं। अब मैंने क्या बोला, एक तो इनकम रिलेटेड डिडक्शन एड बैक करना है और दूसरा 10AA का डिडक्शन एड बैक करना है और करना है। लेकिन 35AD का डिडक्शन एड बैक करते टाइम उसमें से वो सारा एड बैक नहीं करना है, उसमें से जो डेप्रिसिएशन अलाउएबल है अंडर सेक्शन 32 वो कम कर देना है, ठीक है। तो 35AD के डिडक्शन सारा एड बैक नहीं करना है, उसमें से जो भी डेप्रिसिएशन एसएससी को अलाउएबल था वो लेस कर दिया जाएगा, फिर बाकी का बैलेंस 35AD का डिडक्शन ही एड बैक किया जाएगा। यहां पर डेप्रिसिएशन में नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी कवर्ड है और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी इस 35AD के डिडक्शन से रिड्यूस किया जाएगा और बैलेंस वाला ही 35AD का डिडक्शन एड बैक किया जाएगा। तो 3 डिडक्शन दो
एड बैक हो जाएंगे एडजस्टेड टोटल इनकम निकालने के लिए, फिर हमारे पास एडजस्टेड टोटल इनकम आ जाएगी, उसका हम 18.5% एएमटी का टैक्स निकाल देंगे। ठीक है, तो टैक्स हमें दो तरीके से निकालना होगा, एक तो नॉर्मल प्रोविजंस में नॉर्मल टैक्स, ठीक है, रेगुलर टैक्स रेजिम के हिसाब से, और एएमटी प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए एएमटी का टैक्स। अब दो तरीके टैक्स से टैक्स आ गया, हमें पे करना है इन दोनों में से जो भी हायर है। ठीक है, तो इन दोनों में से जो भी हायर है वो पे करना होता है। अब बात करते हैं, अभी हमने बात की एएमटी के प्रोविजंस नॉन कंपनी एसएससी पर एप्लीकेबल होते हैं। तो नॉन कंपनी एसएससी क्या सब पर एप्लीकेबल होते हैं एएमटी के प्रोविजंस? नहीं, ध्यान से सुनिए, नॉन कंपनी एसएससी पर एएमटी के प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होते हैं जब उन्होंने कोई इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया हो एटीपी को छोड़कर। ठीक है, तो इनकम रिलेटेड डिडक्शन चैप्टर 6 में हेडिंग सी में अगर क्लेम किया गया है इनकम रिलेटेड डिडक्शन नॉन कंपनी एसएससी ने, तो ही उस पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। या किसी ने 35 एडी का डिडक्शन क्लेम किया है या 10AA का डिडक्शन क्लेम किया है, नॉन कंपनी एसएससी है, तो उन्हीं पर ही एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। ठीक है, अच्छा अब एक बात और समझना, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन पर ये कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए कि उन्होंने इनकम रिलेटेड डिडक्शन क्लेम किया है या 10AA का डिडक्शन क्लेम किया है या 35AD का डिडक्शन क्लेम किया है। वो बेसिक कंडीशन तो सबको ही फुलफिल करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एसएससी, इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी है तो उसके लिए एक एडिशनल कंडीशन और चेक करेंगे कि अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है तो फिर उन पर एएमटी के प्रोविजंस तभी एप्लीकेबल होंगे। अगर उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा नहीं है तो उन इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे ही नहीं। ठीक है, तो एएमटी के प्रोविजंस इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी पर तब एप्लीकेबल होंगे जब उन्होंने इनकम रिलेटेड डिडक्शन या 10AA का डिडक्शन या 35AD का डिडक्शन क्लेम किया हो, प्लस उनकी एडजस्टेड टोटल इनकम 20 लाख से ज्यादा है, तो ही उन पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। फिर बात करते हैं, हमने टैक्स कैलकुलेशन कैसे किया, एएमटी का टैक्स निकाला, नॉर्मल टैक्स और एएमटी का टैक्स, और पे क्या किया, व्हिचएवर इज हायर। अब सुनिए, अगर एएमटी प्रोविजंस की वजह से एसएससी को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा, क्यों? क्योंकि एएमटी वाला टैक्स ज्यादा था, नॉर्मल टैक्स कम था। ठीक है, नॉर्मल टैक्स कम था, एएमटी वाला टैक्स ज्यादा था, तो व्हिचएवर इज हायर के कंसेप्ट की वजह से एएमटी वाला टैक्स ज्यादा पे करना पड़ा। तो उस केस में डिफरेंस के अमाउंट से एसएससी को उतनी एएमटी की क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, तो एएमटी में से हम लेस कर देंगे नॉर्मल टैक्स, जो डिफरेंस है उसकी एएमटी की क्रेडिट मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इस एएमटी की क्रेडिट का क्या होगा? तो सुनिए, एएमटी की क्रेडिट अराइज कब होती है? जब हमें एएमटी प्रोविजंस की वजह से टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है नॉर्मल टैक्स से ज्यादा, तो डिफरेंस के अमाउंट से एएमटी की क्रेडिट मिल जाएगी। लेकिन ये एएमटी की क्रेडिट हम यूज कब कर पाएंगे? जिस ईयर में हमारा नॉर्मल टैक्स एएमटी के टैक्स से ज्यादा है, तो हम ये क्रेडिट यूज कर पाएंगे डिफरेंस के अमाउंट जितनी ही नॉर्मल टैक्स माइनस एएमटी का टैक्स। तो डिफरेंस जितनी ही क्रेडिट उस ईयर में यूज कर पाएंगे जिस ईयर में नॉर्मल टैक्स एएमटी के टैक्स से ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को हम ऐसे समझते हैं कि एएमटी की क्रेडिट अराइज कब होती है? जब एएमटी का टैक्स ज्यादा है नॉर्मल टैक्स से, तो जितना ज्यादा है डिफरेंस के अमाउंट की क्रेडिट मिल जाएगी, एएमटी की क्रेडिट। और इस एएमटी की क्रेडिट को हम यूटिलाइज कब कर पाएंगे? जिस ईयर में हमारा नॉर्मल टैक्स एएमटी के टैक्स से ज्यादा है, और यूज भी डिफरेंस जितनी ही कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एएमटी की क्रेडिट पड़ी है तो कितने साल तक हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं? 15 साल तक हम एएमटी की क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रेस्पेक्टिव ईयर से 15 साल। जिस साल की क्रेडिट है उस ईयर से 15 साल तक हम एएमटी की क्रेडिट को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 15 साल तक। ठीक है, और उसके बाद भी पड़ी है, यूज नहीं हो पाई और 15 साल निकल गए, तो उसके बाद भी अगर एएमटी की क्रेडिट पड़ी है तो लैप्स हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद भी पड़ी है तो लैप्स हो जाएगी। अब एक छोटी सी बात और समझते हैं, मान लीजिए किसी ईयर में एसएससी पर एएमटी की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, बट उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी क्रेडिट पड़ी है। ठीक है, तो उस ईयर में उस पर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी की क्रेडिट पड़ी है, तो क्या वो एएमटी की क्रेडिट अपने रेगुलर टैक्स, नॉर्मल टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकता है? यस, कर सकता है। एसएससी वो एएमटी की क्रेडिट अपने रेगुलर टैक्स के पेमेंट में यूज कर सकता है।
लेकिन अगर एसएससी ने उस ईयर में डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है, एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से अगर गवर्न हो रहा है और उसके पास ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी की क्रेडिट पड़ी है, तो फिर वो जीरो मानी जाएगी। इसका मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से जो लोग गवर्न हो रहे हैं उनके पास अगर ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी की क्रेडिट पड़ी है तो वो जीरो मान ली जाएगी। इसका मतलब उस केस में उनको एएमटी क्रेडिट उनके नॉर्मल टैक्स के पेमेंट में यूज करने उनको नहीं दिया जाएगा। कब? अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एएमटी का चैप्टर। अब बात करते हैं हम डिफॉल्ट टैक्स रेजिम की। इसका सेक्शन है सेक्शन 115 BAC। तो ये क्या बोलता है? ये चैप्टर बोलता है कि इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन को, चाहे वो रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उनको अपना टोटल इनकम और टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट कैसे करना होगा। नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से उनको रेगुलर टैक्स रेजिम में टैक्स कंप्यूट करना होगा और रेगुलर टैक्स रेजिम में तो उनको एएमटी के प्रोविजंस भी ध्यान रखने होंगे। ठीक है, तो रेगुलर टैक्स रेजिम से उनको टैक्स कंप्यूट करना होगा, मतलब ओल्ड टैक्स रेजिम से उनको टैक्स कंप्यूट करना होगा और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से भी उनको टैक्स कंप्यूट करना होगा। जहां पर भी उनका टैक्स कम बनता है वो रेजिम उनको ऑप्ट कर लेनी है। ठीक है, देखिए बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ही लगेगी, रेगुलर टैक्स रेजिम तो ऑप्शनल है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ही एप्लीकेबल होगी। ठीक है, एसएससी चाहे तो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकता है, रेगुलर टैक्स रेजिम तो ऑप्शनल है। अब बात करते हैं एसएससी सेलेक्ट करे कि उसके लिए बेनिफिशियल क्या है, रेगुलर टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है या डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। तो एसएससी अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम छोड़ना चाहता है, उससे ऑप्ट आउट करना चाहता है, कर सकता है और वो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकता है। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट और रेगुलर टैक्स रेजिम में ऑप्ट इन कर सकता है। चलिए, अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से एसएससी गवर्न हो रहा है तो सेक्शन 115 BAC का सबसेक्शन 1A बोलता है एसएससी को कंसेशनल टैक्स रेट्स का फायदा मिलेगा। तो वो कंसेशनल टैक्स रेट्स क्या है? अगर एसएससी की टोटल इनकम 4 लाख तक है तो उस पे 0% टैक्स लगेगा। मतलब डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 4 लाख है बेसिक इनकम एग्जम्पशन लिमिट, जिसपे 0% टैक्स लगेगा। फिर 4 लाख से 8 लाख के बीच की इनकम पर 5% लगेगा, 8 लाख से 12 लाख तक के बीच की इनकम पर 10% लगेगा, 12 लाख से 16 लाख तक की इनकम पर 15% लगेगा, 16 लाख से 20 लाख तक की इनकम पर 20% लगेगा, 20 लाख से 24 लाख की इनकम पर 25% लगेगा और जो इनकम 24 लाख को एक्सीड कर गई, जो इनकम 24 लाख को एक्सीड कर गई उस पे 30% लगेगा। ठीक है, ये टेबल याद करना बड़ा आसान है। देखो ये फर्स्ट कॉलम जो है ना वो 4 की टेबल चल रही है। ठीक है, स्कूल्स में आपने 4 की टेबल याद की होगी, तो ये 4 की टेबल है आपके फर्स्ट कॉलम में और इस सेकंड कॉलम में 5 की टेबल चल रही है। ठीक है, तो उम्मीद है याद हो गया होगा आपको। बस एक बात और याद रखना, रेगुलर टैक्स रेजिम में तो क्या होता है, 10 लाख से ऊपर इनकम होते ही 30% टैक्स लग जाता है, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टोटल इनकम 24 लाख से जो ऊपर गई उस पे 30% लगता है। और हाँ, ये बात हम कर रहे हैं इंडिविजुअल एचएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी के कॉन्टेक्स्ट में, वो चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, उनके लिए ये डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट एप्लीकेबल होगी। रेगुलर टैक्स रेजिम तो वो चाहे तो ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि रेगुलर टैक्स रेजिम तो ऑप्शनल है। चलिए अब बात करते हैं, हमने टैक्स रेट स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कंसेशनल टैक्स रेट्स होती हैं। अब 87A की टैक्स रिबेट के बारे में समझते हैं। हमें पता ही है कि 87A की टैक्स रिबेट रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलती है, वो चाहे ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, ये बात तो हमने वो रेगुलर टैक्स रेजिम में भी पढ़ी थी, 87A की टैक्स रिबेट। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है? अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में टैक्स पे करना चाहता है कंसेशनल रेट से, उस पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट लग रही है और उसकी टोटल इनकम अगर 12 लाख से ज्यादा नहीं है, तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो, उसकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है और एसएससी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, तो उस केस में उसको 87A में टैक्स रिबेट अलाउ होगी। बेसिक टैक्स में से लेस होगी ये टैक्स रिबेट। तो ये टैक्स रिबेट मिलती कितनी है? बेसिक टैक्स का 100% और
60,000 whichever is less। हमने रेगुलर टैक्स रेजिम में देखा था बेसिक टैक्स का 100% और 12,500 whichever is less, लेकिन यहाँ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में बेसिक टैक्स का 100% और 60,000 whichever is less। 87A में टैक्स रिबेट इस तरीके से मिलेगी। ठीक है, अब एक बात समझिए, एक इंपॉर्टेंट बात, ये टैक्स रिबेट जो 87A की है और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अलाउ हो रही है, एक इंपॉर्टेंट बात, ये टैक्स रिबेट स्पेशल इनकम के टैक्स में से अलाउ नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही खास बात है, ध्यान से सुनिए। ये जो टैक्स रिबेट है ना, ये स्पेशल इनकम जो भी हमने पढ़ी थी, सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन याद आया, सेक्शन 112 और 112A लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 115BB वो कैजुअल इनकम और 115BBE वो अनडिस्क्लोज्ड इनकम जिसपे 78% इफेक्टिवली टैक्स रेट लगती है, याद आया, वो स्पेशल इनकम के टैक्स में से कि 87A की रिबेट अलाउ नहीं होगी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। अब इसको कंपेयर करो रेगुलर टैक्स रेजिम से। जब हमने रेगुलर टैक्स रेजिम में ये 87A की रिबेट पढ़ी थी, वहां पर हमने बात पढ़ी थी कि ये रिबेट रेगुलर टैक्स रेजिम में सेक्शन 111A और सेक्शन 112 वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के टैक्स में से अलाउ होती है, लेकिन रेगुलर टैक्स रेजिम में और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हम तो पढ़ रहे हैं कि स्पेशल रेट वाली इनकम के टैक्स में से ये 87A की टैक्स रिबेट अलाउ ही नहीं होगी। ठीक है, अब एक हम और कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज, वैसे ही हम पढ़ रहे हैं मार्जिनल रिलीफ ऑफ टैक्स रिबेट। ठीक है, ये मार्जिनल रिलीफ ऑफ टैक्स रिबेट का कंसेप्ट रेगुलर टैक्स रेजिम में तो नहीं है। ठीक है, देखो वहां रेगुलर टैक्स रेजिम में हमने सिर्फ पढ़ा था मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज। ठीक है, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज का कंसेप्ट तो एप्लीकेबल है और मार्जिनल रिलीफ ऑफ टैक्स रिबेट वाला कंसेप्ट सिर्फ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है। ये कंसेप्ट क्या है हम डिटेल में बात करते हैं, तो समझिए ये कंसेप्ट क्या है। एसएससी की टोटल इनकम स्लाइटली हायर गई 12 लाख के ऊपर। ठीक है, और एसएससी का टैक्स तो शुरू से ही लगना चालू हो गया, उसकी जो 1 रुपए से इनकम थी उसपे जो टैक्स बन रहा था उस पे शुरू से ही टैक्स लगना शुरू हो गया। एसएससी की इनकम 12 लाख से ज्यादा है तो क्या समझ आता है, उसको ये 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। क्यों? यहाँ कंडीशन में रखा है कि अगर 87 उसकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो उसको 87A की टैक्स रिबेट तभी मिलेगी जब टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा ना हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए मैंने क्या बोला, उसको 87A की रिबेट तभी मिलेगी जब उसकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं है, लेकिन 12 लाख से स्लाइटली हायर गई। ठीक है, तो भी क्या 87A की रिबेट मिलेगी? यस मिलेगी। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा, तो भले ही उसकी टोटल इनकम 12 लाख से ज्यादा है तब भी उसको 87A की रिबेट मिलेगी, लेकिन कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा। तो सुनिए कैलकुलेशन का तरीका क्या हो जाएगा। एसएससी अपनी टोटल इनकम पर बेसिक टैक्स जो भी बन रहा है कंप्यूट कर ले, उसको बोले वो ए। क्या बोले उसको? ए बोले ए। तो टोटल इनकम पर बेसिक टैक्स जो भी बन रहा है, इनकम 12 लाख से थोड़ी सी ऊपर है, उस टोटल इनकम पर वो अपना बेसिक टैक्स एक बार तो कंप्यूट कर ले, उसको बोले ए। ठीक है, फिर वो इंक्रीमेंटल इनकम कंप्यूट करे जो इनकम 12 लाख के ऊपर गई। ठीक है, 12 लाख के ऊपर जो उसकी टोटल इनकम गई है वो है इंक्रीमेंटल इनकम, उसको बोले बी। ठीक है, तो अब अगर ए बी से ज्यादा है, अगर बी से ज्यादा है तो उसको टैक्स रिबेट मिलेगी। कितनी मिलेगी? ए माइनस बी उसको टैक्स रिबेट मिलेगी अगर ए बी से ज्यादा है। ठीक है, तो 12 लाख से ऊपर टोटल इनकम है तो भी उसको टैक्स रिबेट मिलेगी, बट कैलकुलेशन का तरीका बदल जाएगा इस मार्जिनल रिलीफ ऑफ टैक्स रिबेट के कंसेप्ट की वजह से। ठीक है, बट ध्यान रहे कि मार्जिनल रिलीफ ऑफ टैक्स रिबेट से डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है, तो टैक्स रिबेट में से मार्जिनल रिलीफ रेगुलर टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं है। ठीक है, तो अब आगे समझते हैं, ये जो टैक्स रेट थी ना, ये जो टैक्स रेट थी यहां पर, ये सिर्फ नॉर्मल इनकम पर ही लगेगी। ये सिर्फ नॉर्मल इनकम के लिए टैक्स रेट है, स्पेशल इनकम पर तो स्पेशल टैक्स रेट ही लगेगी, वो हम पहले ही पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। तो स्पेशल इनकम पर तो स्पेशल टैक्स रेट ही लगेगी।
और अगर एसएससी के पास एग्रीकल्चरल इनकम है तो यस, पार्शियल इंटीग्रेशन स्कीम भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में लगेगी। अब हम समझते हैं सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना लगेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। पैटर्न वही है जो हमने रेगुलर टैक्स रेजिम में समझा था। क्या समझा था? टोटल इनकम अगर 50 लाख तक है तो फिर सरचार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो सरचार्ज 10% लगेगा। टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो उस केस में सरचार्ज 15% लगेगा। यह है जनरल सरचार्ज। जब तक सरचार्ज 15% वाला लग रहा है वो है आपका जनरल सरचार्ज। लेकिन अगर टोटल इनकम 2 करोड़ से एक्सीड कर गई है, 2 करोड़ से एक्सीड होते ही 25% वाला एनहांस्ड सरचार्ज लगेगा। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 37% वाला एनहांस सरचार्ज लगेगा ही नहीं, ठीक है। बात समझ आई? टोटल इनकम 2 करोड़ से ऊपर है तो सरचार्ज 25% वाला ही लगेगा। यहां पर 37% वाला एनहांस सरचार्ज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं है, वो रेगुलर टैक्स रेजिम में था। चलिए, लेकिन हमने जब रेगुलर टैक्स रेजिम पढ़ी थी पिछले लेक्चर में तो वहां पर हमने एक स्पेशल बात समझी थी कि अगर एसएससी की टोटल इनकम के अंदर सेक्शन 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शामिल है या सेक्शन 112 या 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शामिल है या डिविडेंड इनकम शामिल है, इन सारी इनकम्स को हम बोलते हैं स्पेसिफाइड इनकम। अगर स्पेसिफाइड इनकम टोटल इनकम के अंदर शामिल है तो जनरल सरचार्ज ही लगेगा। इन स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर सिर्फ जनरल सरचार्ज ही लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर 15% से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगेगा, एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा स्पेसिफाइड इनकम के बेसिक टैक्स पर। यह बात तो हमने रेगुलर टैक्स रेजिम में भी समझी थी, ठीक है। बस डिफरेंस इतना है कि 37% वाला एनहांस सरचार्ज डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में लगता ही नहीं है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 25%। अब बात करते हैं, हमने इस ये टैक्स रेट हमने कैलकुलेट की, ये नॉर्मल इनकम पर लगेगी और स्पेशल इनकम पर तो स्पेशल टैक्स रेट ही लगेगी, बेसिक। अब बेसिक टैक्स आने के बाद हम उसमें सरचार्ज ऐड करते हैं जैसा भी एप्लीकेबल है और फिर सरचार्ज में से वो एमआरएस भी लेस होती है, मार्जिनल रिलीफ ऑफ सरचार्ज, फिर नेट सरचार्ज आता है और नेट सरचार्ज और बेसिक टैक्स को जोड़ देते हैं। बेसिक टैक्स और नेट सरचार्ज के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी लगेगा, तब जाके टोटल टैक्स आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से अगर एसएससी गवर्न हो रहा है तो उसको कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस ब्लॉक कर दिए गए हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, उसको कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस क्लेम करना अलाउ ही नहीं है। तो वो बात हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 115 बीएससी के सबसेक्शन 2 में। इसमें क्या दे रखा है? एसएससी कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस नहीं ले पाएगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। क्या है वो? हमने सैलरी एड में पढ़ा था लिव ट्रेवल कंसेशन पर एग्जम्पशन मिलता है सेक्शन 10 क्लॉज 5 में, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। फिर एचआरए पर एग्जम्पशन मिलता है 1013A का, वो भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। फिर हमने सैलरी हेड में, देखो ये हमने बातें सैलरी हेड में पढ़ी थी, हमने सैलरी हेड में सेक्शन 10 क्लॉज 14 के नोटिफाइड अलाउंसेस पढ़े थे, ठीक है। तो वो अलाउंसेस पर जो एग्जम्पशन पड़े थे, नोटिफाइड अलाउंसेस पर एग्जम्पशन पड़े थे 1014 में, वो भी अलाउ नहीं होंगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, कुछ एग्जम्पशंस क्लेम करना अलाउ है नोटिफाइड अलाउंसेस पर। 4 एग्जम्पशन हम ले सकते हैं। कौन से वाले? वो कन्वेंस अलाउंस वाला एग्जम्पशन, और जो अलाउंस मिला था टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसफर, उस पे भी 1014 वाला जो एग्जम्पशन मिलता है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मिल जाएगा, एक्सेप्शन। और तीसरा है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो दिव्यांग एम्प्लॉय, जो ब्लाइंड डेफ एंड डम एम्प्लॉय है या ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय है, उनको जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर एग्जम्पशन मिलता है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी मिलेगा। और जो डेली अलाउंस मिलता है उस पर एग्जम्पशन मिलता है। डेली अलाउंस क्यों मिलता है? टू मीट द ऑर्डिनरी डेली चार्जेस। एक एम्प्लॉय अपने नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी से दूर रहता है तो उसको एम्प्लॉयर डेली अलाउंस देता है, उस पे जो 1014 में एग्जम्पशन मिलता है वो तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी मिलेगा, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं ये 4 जो एग्जम्पशन है 1014 में मिलते हैं वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये बात एक्सेप्शन में दे रखी है, इसलिए ये 4 तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में भी मिलेंगे। इसके अलावा जो 1014 के एग्जम्पशन है नोटिफाइड अलाउंसेस पर वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। चलिए
और एमएलए एमपी को जो डेली और कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है उस पर एग्जम्पशन मिलता है 10-17 सेक्शन में, सेक्शन 10 क्लॉज 17 में, वो एग्जम्पशन भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं ऐसी लिस्ट कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस का बेनिफिट एसएससी क्लेम नहीं कर सकता। अब एक बात और समझते हैं, जब माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है तो पेरेंट्स को सेक्शन 10 क्लॉज 32 में 1500 रुपए पर एनम पर चाइल्ड का एग्जम्पशन मिलता है, वो भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं वो 10AA सेज यूनिट को एग्जम्पशन मिलता है, वो भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। फिर अब सैलरी हेड से रिलेटेड दो बातें और करते हैं। हमने सैलरी हेड में डिडक्शंस पढ़े थे, डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई को मिलता है, याद आया सेक्शन 16 क्लॉज 2 में ये वाला, और प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन सेक्शन 16 क्लॉज 3। ये जो दो डिडक्शन है सैलरीड एम्प्लॉई को मिलते हैं वो सिर्फ रेगुलर टैक्स रेजिम में मिलेंगे, ये दो डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मना हो जाएंगे, अलाउ नहीं होंगे। फिर बात करते हैं हम हाउस प्रॉपर्टी हेड के एंगल से। अगर एसएससी की प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है तो उसपे जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है ना सेक्शन 24 क्लॉज बी में, वो इंटरेस्ट का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। ठीक है, और देखो तो एसओपी प्रॉपर्टी एनओपी प्रॉपर्टी पर तो सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है, वो भी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मना हो गया है, मिलेगा नहीं। अब बात करते हैं पीजीबीपी हेड के एंगल से। पीजीबीपी हेड में हमने पढ़ा था एडिशनल डेप्रिसिएशन का डिडक्शन मिलता है मैन्युफैक्चरर्स को सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A में, लेकिन ये डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है तो नहीं मिलेगा। फिर जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशंस देते हैं उसका डिडक्शन मिलता है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड ए और थर्ड और सेक्शन 35 2AA, वो कंट्रीब्यूशन और डोनेशंस का डिडक्शन, तो वो भी नहीं मिलेगा। बट हाँ, अगर एसएससी खुद इन हाउस रिसर्च का खुद इन हाउस कर रहा है रिसर्च और उसके लिए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा कर रहा है तो उसका तो डिडक्शन मिल जाता है, क्योंकि उसका डिडक्शन तो सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज 1 में मिलता है। ठीक है, तो वो तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में मिलेगा, लेकिन ये सेक्शन 35 सबसेक्शन 1 क्लॉज सेकंड ए और थर्ड और सेक्शन 35 2AA ये वाले डिडक्शन जो रिसर्च के लिए मिलते हैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगे। फिर 35AD वाला डिडक्शन जो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं उसका डिडक्शन मिलता है 35AD में पीजीबीपी हेड में, वो भी नहीं मिलेगा अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है। और वो चैप्टर 6A के डिडक्शंस वो भी नहीं मिलेंगे, जैसे हम बात करते हैं ना वो 80C 80D वगैरह के डिडक्शन, 80U वगैरह का डिडक्शन, वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन 3 डिडक्शंस फिर भी अलग है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, क्योंकि उनको एक्सेप्शंस में लिखा गया है, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में फिर भी मिल जाएंगे। वो क्या है, देखो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में, नोटिफाइड पेंशन स्कीम या नेशनल पेंशन स्कीम में, तो उसका डिडक्शन सेक्शन 80 सीसीडी के सबसेक्शन 2 में मिलता है, ये सबसेक्शन 2 वाला मिल जाएगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। और वो अग्निवीर एम्प्लॉइज को जो डिडक्शन मिलता है एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट की कंट्रीब्यूशन का 80 सीसीएच के सबसेक्शन 2 में, वो भी मिल जाएगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। ठीक है, तो एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का जो डिडक्शन 80 सीसीडी सबसेक्शन 2 में मिलता है या 80 सीसीएच सबसेक्शन 2 में मिलता है, वो मिल जाएगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। और वो 80JJAA वाला एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाला डिडक्शन भी मिल जाएगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, क्योंकि इन तीनों को एक्सेप्शन में डाला गया डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, ये तीनों मिलेंगे। इसके अलावा जो चैप्टर 6 के डिडक्शन है वो नहीं मिलेंगे डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। चलिए अब हम बात करते हैं एसएससी अगर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है तो कुछ लॉसेस का सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड अलाउ नहीं होगा। तो ऐसे कौन से लॉसेस है या ऐसे कौन से डिडक्शंस है, देखिए अभी हमने पढ़ा कुछ एग्जम्पशंस और कुछ डिडक्शंस एसएससी को ब्लॉक कर दिए जाएंगे अगर वो लॉस उन एग्जम्पशंस और डिडक्शंस से कनेक्टेड है, तो फिर एसएससी को ऐसा लॉस सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दिया जाएगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। ठीक है, तो अगर एसएससी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस पड़ा है या अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन पड़ा है पुराने ईयर का, मतलब इस साल वो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है अनएब्सॉर्ब्ड, तो एसएससी उसको सेट ऑफ नहीं करा पाएगा अगर वो उन्हीं ब्लॉक्ड डिडक्शन से कनेक्टेड है।
उन्हीं ब्लॉक्ड एग्जम्पशंस और डिडक्शन से कनेक्टेड है, तो एसएससी उस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन को सेट ऑफ नहीं करा पाएगा। ठीक है, तो अगर एसएससी के पास ये सब पड़ा भी है तो उसका सेट ऑफ मिलेगा नहीं, तो वो लैप्स हो जाएंगे, अब इस बात को हम एग्जांपल से समझते हैं। सुनिए, 3 एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एसएससी के मान लीजिए 2 बिजनेस हैं, एक है 35 एडी वाला जैसे होटल बिजनेस, और एक है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस, उसके 2 बिजनेस है। अब एसएससी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड ओबीएल पड़ा है, अदर बिजनेस लॉस 10 लाख पड़ा है। उस 10 लाख में से 7 लाख तो वो 35 एडी वाले होटल बिजनेस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये 7 लाख जो 35 एडी से बिलोंग करता है, 35 एडी का डिडक्शन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ब्लॉक किया गया है, तो ये 7 लाख एसएससी को सेट ऑफ करने के लिए अलाउ नहीं होगा और इसका कैरी फॉरवर्ड भी अलाउ नहीं होगा। तो ये 7 लाख का लॉस सेट ऑफ करना, कैरी फॉरवर्ड करना अलाउ ही नहीं है, तो लैप्स हो जाएगा। क्यों? ये उस ब्लॉक्ड डिडक्शन से कनेक्टेड है, किससे? 35 एडी से कनेक्टेड है। 7 लाख, 10 लाख में से 7 लाख 35 एडी से रिलेटेड है, इसलिए ये 7 लाख अलाउ नहीं होगा सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड करना। अब एक और बात करते हैं, जैसे एसएससी के पास अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन पड़ा है 6 लाख टोटल, उस 6 लाख में से 2 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, और हमें पता है कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हमको एडिशनल डेप्रिसिएशन ब्लॉक किया गया है। ठीक है, तो 6 लाख में से ये 2 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, इसलिए ये 2 लाख का हमको सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, बाकी का मिल जाएगा। तो ये 2 लाख एडिशनल डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, इसलिए इसका सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, तो ये लैप्स हो जाएगा। ठीक है, फिर तीसरी बात, अगर एसएससी ने कोई एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज की है, ठीक है, और उसने एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम किया है। अब हमने एडिशनल डेप्रिसिएशन में एक बात समझी थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन की रेट वैसे 20% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट है। अब एसएससी मान लीजिए इस साल रेगुलर टैक्स रेजिम में तो उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ हुआ, बट उसने वो एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज की, इस वजह से एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको आधा मिला, 10%, और वो भी इसलिए मिला क्योंकि वो रेगुलर टैक्स रेजिम उसने ऑप्ट करी थी। अब नेक्स्ट तो इस साल 24-25 में उसने 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया, 20% का आधा, क्योंकि एसेट पुट टू यूज लेस देन 180 डेज होती है, तो हाफ एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हाफ मिलेगा, 20 का आधा 10%, और वो इसलिए मिला क्योंकि रेगुलर टैक्स रेजिम में था प्रीवियस ईयर 24-25 में एसएससी। लेकिन एसएससी ने 25-26 में उसने, अगर वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो बैलेंस का 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन वो इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में क्लेम कर सकता था, वो अलाउ नहीं होगा। देखिए, एडिशनल डेप्रिसिएशन में हमने एक बात समझी थी कि अगर 180 डेज के रूल की वजह से वो एसेट लेस देन 180 डेज पुट टू यूज हुई, तो उसको 20% में से आधा 10% ही अलाउ होगा, और बाकी का बैलेंस 10% वो इमीडिएटली सक्सीडिंग ईयर में क्लेम कर सकता है। लेकिन प्रीसीडिंग ईयर में वो रेगुलर टैक्स रेजिम में था, इस वजह से उसको एडिशनल डेप्रिसिएशन 10% अलाउ हो गया था, और बाकी का बैलेंस 10% उसको सक्सीडिंग ईयर में क्लेम करना था। लेकिन सक्सीडिंग ईयर में तो वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है, सक्सीडिंग ईयर में तो वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है, तो बैलेंस का वो जो 10% डेप्रिसिएशन था एडिशनल, वो उसको अलाउ नहीं होगा। तो वो बैलेंस का 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको अलाउ नहीं होगा, क्योंकि अब एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आ गया है, और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता है, तो इस वजह से उसको बैलेंस 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन सक्सीडिंग ईयर में अलाउ नहीं हुआ, क्योंकि सक्सीडिंग ईयर में एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आ गया। तो इस बैलेंस 10% एडिशनल डेप्रिसिएशन का क्या होगा? सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन एसएससी के उस रेलेवेंट ब्लॉक की ओपनिंग WDV में ऐड कर दिया जाएगा। इसका मतलब एज ऑन 1 अप्रैल 2025 उसकी जो ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उस रेलेवेंट ब्लॉक की, उसमें ये ऐड हो जाएगा। जो बैलेंस एडिशनल डेप्रिसिएशन है जो अलाउ नहीं हुआ, वो 1 अप्रैल 2025 के दिन जो इसकी उस रेलेवेंट ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू है उसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आगे चलकर हम पढ़ेंगे सेक्शन 115 BAC के सबसेक्शन 3 में, जो कि यहां दे रखा है। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या दे रखा है, एसएससी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन है, ये एसएससी को मान लिया जाएगा कि अलाउ हो गया है। और कैसे अलाउ हो गया? देखिए, अगर उसके पास ये अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन पड़ा है, ये पूरा अलाउ नहीं हुआ, 20% में से 10% ही अलाउ हुआ, तो ये 1 अप्रैल 2025 के दिन की
ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। तो ओपनिंग WDV को बढ़ा दिया जाएगा, इंक्रीज कर दिया जाएगा बाय एडिशनल अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जो बैलेंस 10% अनएब्सॉर्ब्ड एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुआ, क्योंकि सब्सिक्वेंट ईयर में वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है, इस वजह से उसको बैलेंस 10% एडिशनल अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं हुआ, तो वो 1 अप्रैल 2025 के दिन की उस रेलेवेंट ब्लॉक की ओपनिंग डेप्रिशिएटेड वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, अब एक बात और समझते हैं, बहुत ही खास हाउस प्रॉपर्टी हेड से रिलेटेड हम एक बात कर चुके हैं। क्या अगर एसएससी के पास लॉस है, उसकी प्रॉपर्टी एसओपी एनओपी है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट का ही डिडक्शन मिलता है, लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो उसको ये इंटरेस्ट का डिडक्शन भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी है और इस प्रॉपर्टी में एसएससी को हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस आ रहा है, तो ध्यान से सुनिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस न तो करंट ईयर में अदर इनकम से सेट ऑफ होगा और न ही इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा। ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस किसी दूसरे हेड की इनकम से एडजस्ट नहीं होगा करंट ईयर में, और न ही उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकेगा नेक्स्ट ईयर में। अब एक बात और समझते हैं कि डेप्रिसिएशन वैसे रेगुलर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में प्रेस्क्राइब्ड मोड से अलाउ होगा, जो भी रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन हमने पीजीबीपी हेड में पढ़ी थी उन्हीं रेट से अलाउ होगा। लेकिन हमने पीजीबीपी हेड के अंदर मोटर व्हीकल जो हायरिंग बिजनेस में काम आ रहे हैं और जो एक्वायर हुए थे 23 अगस्त कौन सी डेट थी हमारी, उधर एक स्पेशल डेट थी 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के एक्वायर्ड थे। 23 अगस्त 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में एक्वायर हुए थे वो मोटर व्हीकल, और वो यूज हो रहे थे हायरिंग बिजनेस में, मतलब वो मोटर व्हीकल किराए पर देना एसएससी का बिजनेस था। तो उस केस में हमने पढ़ी थी डेप्रिसिएशन रेट 45% पड़ी थी। गवर्नमेंट का कहना है अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो रहा है तो उस सिचुएशन में उसको उस मोटर व्हीकल पर 45% डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में 40% से ज्यादा डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो उस केस में एसएससी को 45% के बजाय 40% ही डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है, तो उस केस में मैक्सिमम एसएससी को 40% ही डेप्रिसिएशन मिलेगा 45% के बजाय। अब एक बात और जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि अगर एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम उस पर एप्लीकेबल हुई है तो फिर एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि एएमटी के प्रोविजंस तो रेगुलर टैक्स रेजिम का पार्ट है। ठीक है, एएमटी के प्रोविजंस रेगुलर टैक्स रेजिम का पार्ट है। अगर एसएससी पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से एसएससी गवर्न हो रहा है तो एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। अब इस बात को हम ऐसे समझते हैं, एसएससी ने लास्ट ईयर में एसएससी के रेगुलर टैक्स रेजिम थी तो एएमटी के प्रोविजंस लग रहे थे और उसके पास एएमटी की क्रेडिट इकट्ठी हो गई। अब इस साल क्या हुआ, एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आ गया। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में तो एएमटी के प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं होते, लेकिन इस सिचुएशन में क्या हुआ, एसएससी के पास ब्रॉड फॉरवर्ड एएमटी की क्रेडिट पड़ी थी। वो एएमटी की क्रेडिट एसएससी डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जो टैक्स बन रहा है उसके पेमेंट के लिए यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये बात हमने याद रखी है। एएमटी की जो अर्लियर ईयर की क्रेडिट है एसएससी इस डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जो भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है उसके पेमेंट में यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि एएमटी की क्रेडिट लैप्स हो जाएगी, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में अलाउ नहीं होगी, यूज करना अलाउ नहीं है। अब एक छोटी सी बात और समझते हैं हमको डिफॉल्ट टैक्स बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगती है, लेकिन हमको अगर इससे ऑप्ट आउट करना है, बाहर निकलना है, तो ये हम रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकते हैं। डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से निकलकर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं और हम रेगुलर टैक्स रेजिम में ऑप्ट इन कर सकते हैं। तो वो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करने की टाइम लिमिट क्या है, तो रेगुलर टैक्स रेजिम हम ऑप्ट कर सकते हैं और डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए डिफॉल्ट टैक्स रेजिम बाय डिफॉल्ट लगती है, उससे हमको ऑप्ट आउट करके अगर रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करनी है तो वो ऑप्ट करने की टाइम लिमिट क्या है, ध्यान से सुनिए। आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक एसएससी को ये रेगुलर टैक्स रेजिम में जाने का ऑप्शन एक्सरसाइज करना होगा, नहीं तो क्या होगा, आईटीआर फाइलिंग करने की ड्यू डेट निकल गई तो उस पर बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी लगेगी। ठीक है, तो उसके पास रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करने का ऑप्शन है, बट कब तक, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट तक ही उसके पास ये ऑप्शन रहता है। अब इसमें भी दो बातें हैं, ध्यान से सुनिए ये दो बातें। अगर एसएससी के पास पीजीपीपी इनकम नहीं है उसके पास पीजीपीपी इनकम नहीं है
तो एसएससी एवरी ईयर सेलेक्ट कर सकता है कि मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट कर लूं क्या, रेगुलर टैक्स रेजिम में आ जाऊं क्या। इसका मतलब एसएससी एवरी ईयर दो तरीके से टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करे, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में और रेगुलर टैक्स रेजिम में, और उसके लिए जो भी बेनिफिशियल है वो सेलेक्ट कर ले। उसके लिए एवरी ईयर खुला खाता है, वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में से गवर्न हो रहा है और उसके लिए वो ठीक है, तो वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही रहेगा। लेकिन अगर वो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करना चाहता है तो वो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर सकता है। एवरी ईयर उसके लिए खुला खाता है। कब? जब उसके पास पीजीबीपी हेड की इनकम नहीं है। तो पीजीबीपी हेड की इनकम है तो क्या होगा, तो सुनिए, एसएससी अगर बाय डिफॉल्ट उस पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगेगी, और अगर उसने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं करी है तो बाय डिफॉल्ट उस पर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम भी लगेगी। इसका मतलब रेगुलर टैक्स रेजिम वो ऑप्ट कर सकता है। कब तक कर सकता है? आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक एसएससी अपना ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है कि मैं तो रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहा हूं। ठीक है, आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट तक रेगुलर टैक्स रेजिम में जाने का ऑप्शन एक्सरसाइज करना होता है, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम ही लगती है। अब सुनिए, अगर एसएससी ने रेगुलर टैक्स रेजिम का ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो ध्यान से सुनिए, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी वो रेगुलर टैक्स रेजिम से बंधा हुआ रहेगा। इस साल उसने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी वो रेगुलर टैक्स रेजिम से बंध जाएगा, सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उस पर रेगुलर टैक्स रेजिम ही लगेगी। ये किसके लिए? पीजीबीपी इनकम वालों के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा फंडा रखा है। ठीक है, अब सुनिए, अगर एसएससी ने रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की एक बार, तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उसमें रेगुलर टैक्स रेजिम लगेगी। क्या वो रेगुलर टैक्स रेजिम से विड्रॉ कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है सिर्फ एक बार वो विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, एक बार वो विड्रॉ कर सकता है, रेगुलर टैक्स रेजिम छोड़कर वो दोबारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से गवर्न हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद अब अगर उसने ऐसा किया, पहले रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट की थी, फिर रेगुलर टैक्स रेजिम से विड्रॉ करके वो दोबारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आ गया, तो उसको दोबारा रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं करने दी जाएगी। सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको दोबारा रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करने नहीं दिया जाएगा। तो देयर आफ्टर द पर्सन शैल नेवर बी एलिजिबल टू एक्सरसाइज ऑप्शन फॉर रेगुलर टैक्स रेजिम। सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसको रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट नहीं करने दी जाएगी। तो कहानी क्या है? कहानी यह है कि बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट टैक्स रेजिम लगेगी, लेकिन अगर एसएससी किसी ईयर में रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लेता है तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उस पर रेगुलर टैक्स रेजिम लगेगी। अब उन सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसमें रेगुलर टैक्स रेजिम लग रही है, लेकिन वो उससे निकलना चाहता है और दोबारा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में आना चाहता है, तो आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है, लेकिन फिर उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में वो दोबारा कभी रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करने लायक नहीं रहेगा। ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है जो एसएससी, जिन एसएससी के पास पीजीबीपी इनकम है। ठीक है, तो अगर उसके पास पीजीबीपी इनकम ही नहीं रही तो उसके लिए खुला खाता हो जाएगा, फिर उसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगेगा ही नहीं। वो एवरी ईयर सेलेक्ट कर पाएगा कि मैं डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही रहूं या रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर लूं। तो उस सिचुएशन में अगर एसएससी के पास बिजनेस और प्रोफेशन नहीं है, बाद में बंद हो गया, तो उसके पास दोबारा लिबर्टी आ जाएगी, इस बात की आजादी उसको मिल जाएगी कि वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ही रहे या रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट कर ले। ठीक है, तो ये रेस्ट्रिक्शन सिर्फ पीजीबीपी इनकम वालों के लिए है। जिनके पीजीबीपी इनकम नहीं है वो तो एवरी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं कि डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ही गवर्न हो या रेगुलर टैक्स रेजिम ऑप्ट करें। ठीक है, तो ये आज हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए, पहला एएमटी वाला और दूसरा डिफॉल्ट टैक्स रेजिम सेक्शन 115 BAC। चलिए, आज की क्लास में इतना ही।